हेलो ओके अगर कोई एक बात से जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल सो दैट वी कैन स्टार्ट। क्या आप तमाम बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन। जी हसन बिलाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। फाइन सर। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त। चलें अगर सारी चीज़ें जो है वो इन ऑर्डर है तो इसका मतलब है हम जो है अब स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हाँ, लास्ट टाइम हम जो है वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। जितनी चीज़ हमें डिस्कस करनी थी वो हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे बेसिकली चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था बीना कॉज अल्फा। उस बीना कॉज अल्फा के बाद जो है वो मैंने जंप की थी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे और हमने वहां की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली। 3 से 4 न्यूमेरिकल हैं जो मुझे वहां पे सॉल्व करवाने में, एक दफा थोड़ी सी मैग्नेटिज्म की थ्योरी और पढ़ा दूं तो हम जो है वो फिर न्यूमेरिकल भी जो है वो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, गालिबन लास्ट ट्यूसडे को मैंने आपकी जो है वो एक्स्ट्रा क्लास ली थी, ऐसा ही था? अगर हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। ठीक। तो इस ट्यूसडे भी आपकी जो है वो एक्स्ट्रा क्लास होगी और वो एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी तकरीबन समझ ले बस 1 आवर सेशन लूंगा। ठीक है, 1 आवर सेशन होगा। क्लास की टाइमिंग जो है वो आपके पास होंगी मेरे ख्याल से शायद AQ वगैरह की कोई क्लास 12 बजे होती है तो हम 11 से 12 क्लास रख लेते हैं। ठीक है, आपकी क्लास जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 से 12, बल्कि अगर कोई मुझे बता दे AQ की क्लास होती कितने बजे? क्या 11 से 12 वाली क्लास सारे बच्चों के लिए सही है? अगर हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। इसका मतलब है कि सही है। कल जो है वो 11 से 12 मैं जो हूँ वो एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा। कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम के जो बाकी टॉपिक है उनकी थ्योरी को जो है वो काफी हद तक जो है वो वाइंड अप कर दें। देखिए आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के दूसरे पोर्शन की, जिसमें हमारा ज्यादातर ताल्लुक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन से या मैग्नेटिक फ्लक्स से रहेगा। देखिए एक टॉपिक आपने पढ़ा, शायद आपके जहनों में मौजूद हो, जो कहलाता था बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, और अगर आपको जो है वो लॉ याद हो तो हम कहते ही थे कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर को अगर मैं एक कार्डबोर्ड में से पास करवाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक कार्डबोर्ड लिया और ये करंट कैरिंग वायर जो है वो उस कार्डबोर्ड से पास करवाया। ठीक। अच्छा, अब ये जो आपके पास पीस ऑफ वायर है, जब ये इस कार्डबोर्ड से पास हुआ, आपने क्या किया था? आपने इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो आयरन फिलिंग्स जो है वो प्लेस कर दी थी। ठीक है, और वो आयरन फिलिंग्स जो है वो रेंडमली जो है वो स्प्रेड की गई। फिर आपने इस पीस ऑफ वायर को एक बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर दिया। आपने इस पीस ऑफ वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। लेट से बैटरी आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की थी। शायद आपको याद आ रहा हो, किसी को याद है वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके प्रूव किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? अगर किसी के जहन में जो है वो नाम मौजूद हो तो मुझे जो है बड़ी खुशी होगी। जी मलाइक। ऑयस्टेड ने। ओर्स्टेड। ठीक है, ओर्स्टेड वो पहला साइंटिस्ट था। आपने मैट्रिक फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है जिसने इस बात को प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? जब करंट पास हुआ तो ये जो आयरन फीलिंग थी ये आपके पास जो है वो कुछ ऐसे सर्कुलर पास में जो है वो अरेंज हो गई।
बीच में आपके पास जो है वो कंडक्टर था, तो उसने ये कंक्लूड कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इन शेप होगी। बायोट-सावर्ट लॉ से आप उस फील्ड की स्ट्रेंथ निकालते हैं। और बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता था कि अगर आपके पास ये वायर है, तो अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और नेचुरली जैसे-जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, उस फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक? लिहाजा अब जब आप इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएंगे, तो जरा गौर कीजिएगा कि वो लाइन ऑफ फोर्स में बनाता किस तरह हूं। मैंने एक लाइन ऑफ फोर्स ये बनाई, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड में, एमसीक्यूज में वो इस तरह की डायग्राम देख के आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। ये दूसरा, उसके बाद ये आपके पास तीसरा सर्किल, एक और बना दूं ताकि बात जो है वो और वाज़ेह हो जाए। चौथा सर्किल। अब आपको नजर क्या आ रहा है? वायर जो है वो बीच में मौजूद है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे वैसे आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, आप नोट कर रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है फील्ड की स्ट्रेंथ को कम होना चाहिए। इसका मतलब है फील्ड की स्ट्रेंथ को कम होना चाहिए। तो ये जो सर्कल्स होते हैं ना, ये सर्कल्स आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ये सर्कल्स आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जैसे जैसे आप वायर से या सेंटर से दूर जाते जाएंगे, डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हम कहते थे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, where r is distance of line of force from center of the uh, all the circle, or in other word conductor, क्योंकि जो डॉट है सेंटर में वो बेसिकली कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। दूसरी बात, अब यहां पर थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जुमले लिखे हुए नजर आते हैं। मैं वो लिख देता हूं जो किताब में मौजूद है। नॉर्मली जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, शायद हम शायद किताब को भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि बात सही रहती है। लेकिन जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जो किताब में लिखा हुआ होता है ना, वो हमारे लिए जो है ना वो रेफरेंस है। हमें उसको जो है वो पढ़ लेना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि मुझे गलत याद हो कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू आई। हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन किताब के अंदर मेरा ख्याल है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ वायर नहीं है, टॉइस ऑफ करंट इन अ वायर है। वैसे किसी ने ये जुमला किताब में पढ़ा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से बुक रीड जो है वो करते हैं। चले, अगर नहीं पढ़ा तो किताबें आपके पास मौजूद होंगी, हो सकता है किसी के पास अभी भी रखी हुई हो। बायोट एंड सावर्ट लॉ के टॉपिक में जाइए, देखिएगा, अगर नजर आ जाए टू आई है, तो आज ही की क्लास में आप जो है वो बिल्कुल इस बात का इजहार कर सकते हैं। फर्क कहां पर पड़ेगा? देखिए, एंड रिजल्ट सेम ही आना है। फर्क कहां पड़ेगा? जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू टू आई ओवर आर बनेगा। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक अदद क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। और यहां पर जो कांस्टेंट हम लगाएंगे, वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। भाई ये फर्क है, असल फर्क जो आपको नजर आना चाहिए। अगर आपने बी इज प्रोपोर्शनल टू आई लिखा होता ना, तो शायद आप यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो म्यू नॉट ओवर 2 पाई लिख रहे होते। अगर आपने करंट को 2 आई लिया है, तो कांस्टेंट म्यू नॉट ओवर 4 पाई होगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा बायोट एंड सावर्ट लॉ, वो क्या होगा? बी इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये बायोट एंड सावर्ट लॉ हो गया, जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब ये म्यू नॉट क्या है? देखिए, किसी भी मीडियम की अगर आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखनी है, तो किसी मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली उसकी परमिटिविटी होती थी, जिसको हम नाम देते थे एप्सिलॉन का। फिर आप कहते थे सर फ्री स्पेस के लिए निकालेंगे, तो फ्री स्पेस के लिए वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और फिर जब आप रिलेट करते थे, आप कहते थे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, यानी आप रिलेटिव परमिटिविटी को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपने मीडियम की मैग्नेटिक बिहेवियर को देखना है, तो परमिटिविटी नहीं होती, इसके पैरेलल में यूज की जाती है परमीएबिलिटी।
इसके पैरेलल में इस्तेमाल की जाती है क्या, परमिएबिलिटी। तो फिर ये बन जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, और रिलेशन वही रहेगा, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर, जहां पे म्यू आर का मतलब जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी बन जाएगा। ठीक, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर बायोट-सावर्त लॉ है, जिससे आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम में इस तरह का एमसीक्यू आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आपके पास ये वायर है, इस वायर के अराउंड लाइन ऑफ फोर्स बनी हुई है। अगर मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप बात जो है वो समझ पाएंगे। आपको एक डायग्राम जो है वो ऐसी दे दी जाए, दूसरी जो है, कोशिश कर लेते हैं अगर वक्त बच जाए हमारा, 200 ऑप्शन जो है वो आपको ऐसा दिया जाए जिसमें ये वाली लाइन थोड़ी दूर चली गई, ठीक, बस एक केस और बता देता हूँ, आखिरी जो है वो नन ऑफ द अबव कर देंगे। अगर फर्ज कर लें केस जो है वो ऐसा होता है कि ये वाली लाइन जो है वो करीब आ जाती और ये वाली लाइन भी जो है वो करीब आ जाती। वैसे मैंने कोशिश तो की है कि आपको फर्क नजर आए। देखिए पहली वाली डायग्राम में तमाम जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, दूसरी वाली में जैसे जैसे आप बाहर निकल रहे हैं दो लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, और तीसरी वाली में डिस्टेंस कम हो रहा है। ये वाला जो है ना, इसका मतलब ये है कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि जो लाइन की डेंसिटी है उसको कम होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो डेंसिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर की शक्ल देख के बता सकते हैं कि कौन सी डायग्राम सही होगी। लाइन ऑफ फोर्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए ताकि डेंसिटी कम हो। अच्छा, जब आपने बायोट एंड सेवर्ट लॉ पढ़ा तो आपने जो है वो बायोट एंड सेवर्ट लॉ में इक्वेशन क्या पढ़ी वो मैंने आपको बता दी। इस इक्वेशन के बाद, अच्छा किसी ने वेरीफाई किया, मैंने आपसे कहा था किताब के अंदर देख लें कि बायोट एंड सेवर्ट लॉ में बी इज प्रोपोर्शनल टू आई है या बी इज प्रोपोर्शनल टू 2 आई है। सर यस 2i, 2 आई, और आपने पढ़ा हुआ वैसे क्या आई पढ़ा या 2 आई ही पढ़ा? ट्वाइस ऑफ करंट लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो अब अगर आपने इवन देखिए, मैंने ये बात की अभी वजाहत कर दी है कि अक्सर किताबों में जो है वो आपको बेस प्रोपोर्शनल टू आई मिलेगा, तो वो वहां पर वो कांस्टेंट म्यू नॉट ओवर 2 पाई इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड रिजल्ट सब में सेम ही रहना है। लेकिन अब क्योंकि आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किताब को फॉलो कीजिए, बेस प्रोपोर्शनल टू 2 आई, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। इस बायोट एंड सेवर्ट लॉ को की मदद से आपने एक लॉ और पढ़ा। अच्छा इस म्यू नॉट की वैल्यू रह गई, इसका भी जिक्र कर दूं। ये जो म्यू नॉट है ये बराबर होता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये जब आपके पास म्यू नॉट की कांस्टेंट है, आपने एक लॉ पढ़ा जिसको आप नाम देते थे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ में आप क्या करते थे, आपने कहा कि एक पीस ऑफ वायर है, वो पीस ऑफ वायर ये रहा, इस पीस ऑफ वायर में करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो ये अपने अराउंड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है वो सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगी। तो लेट से मैं एक लाइन ऑफ फोर्स का जिक्र कर देता हूँ, वो इस तरह नजर आएगी। ठीक है, मैंने जो है वो एक लाइन ऑफ फोर्स का जिक्र किया, वो आपको कुछ इस तरह नजर आएगी। अब एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर आप इस लूप को बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दें, तो याद है अगर आप एक बहुत बड़े सर्किल का एक बहुत छोटा सा पोर्शन लें तो वो छोटा सा पोर्शन आपको कैसा नजर आता है, स्ट्रेट नजर आता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें जिसको मैं अब जूम कर रहा हूं, अगर आप एक बहुत बड़े सर्किल का एक बहुत छोटा सा पोर्शन लें तो वो बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो आपको कैसा नजर आएगा, वो बहुत छोटा सा पोर्शन आपको स्ट्रेट नजर आएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर रेडियस बना दूं तो आप एग्री करेंगे कि वो रेडियस
और वो पोर्शन एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे? 90 डिग्री पर। वो रेडियस और वो पोर्शन आपको एक दूसरे से कितने एंगल पे नजर आएंगे? 90 डिग्री पे नजर आएंगे। तो अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था? अगर मैं पहले उसकी सिर्फ इक्वेशन लिख दूं तो वो इक्वेशन ही कहती थी सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। डेल्टा एल का मतलब है लेंथ ऑफ द लूप। अच्छा, क्योंकि लूप का आपने बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। यही वजह है कि आपको कभी कभार कुछ स्टेटमेंट में एक जुमला नजर आएगा, नॉर्मली हम कह देते थे द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट एन एलिमेंट एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट। आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप उसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का डॉट प्रोडक्ट ले लें। कुछ किताबों में आपको एक जुमला नजर आएगा, वो जुमला होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। वो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने इतना छोटा हिस्सा लिया है कि वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इस इक्वेशन को आप क्या कहते थे? द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि करंट कंडक्टर में सेम रहेगा, अदरवाइज सही जुमला होना चाहिए था करंट इनक्लोज बाय द कर्व। इस करंट इनक्लोज बाय द कर्व की सिर्फ थोड़ी सी अगर वजाहत करूं तो इस बात को समझें। फर्ज करें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं इस कंडक्टर को जो है ना थोड़ा सा थिक कंडक्टर बनाता हूं ताकि आप बात जो है वो समझ पाए। लेट से ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अक्रॉस मैं कोई लाइंस ऑफ फोर्स बनाता हूं या कुछ रीजन बनाता हूं। मैं पूरी 3D फिगर नहीं बनाऊंगा, लिहाजा आप जो है वो सिर्फ वैसे विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। एक ये रही, एक ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास जो है वो लेट से ये है। ये वो एक क्लोज लूप बने हुए हैं। तो जो ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले के लिए वो करंट लिया जाएगा जो इस हिस्से में मौजूद है, इतने हिस्से में। जो ऑरेंज है उसके लिए वो करंट लिया जाएगा जो इस हिस्से में है, और जो ब्राउन है इसके लिए वो करंट लिया जाएगा जो इस हिस्से में। करंट इनक्लोज, क्योंकि वायर के अंदर करंट की वैल्यू एक ही रहती है तो हम वो करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर भी कहते थे, लेकिन टेक्निकली वो करंट इनक्लोज है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास करंट की वैल्यू कंडक्टर में वेरी करी किसी भी वजह से, लेट से यहाँ पर 4 एम्पियर थी, यहाँ पर 6 एम्पियर है और यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो जब आप ग्रीन वाले पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो करंट को 2 एम्पियर लिया जाएगा। जब आप ऑरेंज पे लगाएंगे तो वो 6 एम्पियर लिया जाएगा। जब आप ब्राउन पर लगाएंगे तो वो 4 लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास कंडक्टर में करंट सेम रहता है, लिहाजा हम जो है वो करंट ना कंडक्टर कह देते हैं, वरना वो करंट इनक्लोज होना चाहिए। सिग्मा बराबर है बी डॉट डेल्टा एल इक्वल म्यू नॉट आई के, जिसको आप एम्पियर सर्किट लॉ कहते थे। इस एम्पियर सर्किट लॉ की आपने दो एप्लीकेशंस पढ़ी। एक एप्लीकेशन आपने पढ़ी जिसको आप नाम देते थे किसका? सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड इसलिए हमें गौर से सुनना है, एक तो इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, दूसरा ये इंडक्शन में बड़ा काम आएगा। देखिए सोलेनॉइड क्या है। आपने एक फ्रेम लिया, लेट से कुछ इस तरह का, ठीक है। आप इस फ्रेम के ऊपर एक वायर लेते थे और उसको वोन करते थे कुछ इस तरह। आपके पास सोलेनॉइड जो है वो कुछ ऐसा बनता था, या आपके पास सोलेनॉइड हो गया। जब इस सोलेनॉइड में से करंट पास होता है तो ये सोलेनॉइड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब इस सोलेनॉइड में से करंट पास होगा तो ये सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप एम्पियर सर्किट लॉ से निकालते थे, लेकिन इससे पहले हम उस स्ट्रेंथ का जिक्र करें, कुछ बातें आपको याद दिलाऊं। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बिल्कुल वैसी होती है जैसी बार मैग्नेट की।
अगर आप उसे इनसाइड दी सोलेनॉइड देखें तो वो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इसकी शक्ल बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी है। याद आएगा आपको, आप मैट्रिक के अंदर जो है वो बार मैग्नेट की जो है वो लाइन ऑफ फोर्स बनाते थे कुछ इस तरीके से। मैं सिर्फ एक रफ स्केच बना रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए। ये जो अंदर होती थी, ये अंदर जो है वो कंटिन्यू होती थी और ऑलमोस्ट एक दूसरे के आपको पैरेलल नजर आ रही होंगी। अगर आप सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर देखें तो जो लाइन ऑफ फोर्स है, वो लाइन ऑफ फोर्स, अगर मैं इसे येलो कर दूं तो शायद हाईलाइट हो जाए, वो एक दूसरे के पैरेलल नजर आएंगे। याद रखिएगा, जब भी लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल बने इसका मतलब फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। जो फील्ड है वो आपके पास यूनिफॉर्म है। हाँ, अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर आपके पास डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स न होने के बराबर होती है। तो हम ये कहते थे कि सोलेनॉइड में आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी जीरो है। इनसाइड द सोलेनॉइड जो फील्ड मेरे पास होगी बी, वो फील्ड मेरे पास यूनिफॉर्म होगी। इसके अलावा वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप इस फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते थे फॉर्मूला B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। देखिए, डेरिवेशन करना हमारा मकसद नहीं है, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। वो आप जो है वो एक रेक्टेंगुलर लूप जो है वो कंसिडर करते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर लूप के आप जो है वो कुछ सेगमेंट्स बनाते थे, ए, बी, सी और डी। आप ये कहते थे कि AC और BD जो है वो परपेंडिकुलर है, वो थीटा 90 हो जाएगा तो आपके पास बी डॉट डेल्टा एल वाला प्रोडक्ट जीरो बन जाता था। CD जो है वो सोलेनॉइड के बाहर था तो वहां पर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। तो सारा काम आपने सिर्फ A से B के लिए किया था। यहां पर ये जो N होता है, ये N निकाला जाता था कैपिटल N ओवर L के। अब इन सब का मतलब समझ लीजिए। देखिए, जब आप जुमला इस्तेमाल करते हैं कैपिटल N तो इससे मुराद होती है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल n का मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी आज अगर आपके पास एक सोलेनॉइड हो, अगर मैं रफ स्केच बना दूं और इस सोलेनॉइड के लिए आपको बताया जाए कि इसकी लेंथ 2 मीटर है और इस 2 मीटर में हमारे पास 2000 टन्स हैं, तो ये लेंथ है, ये कैपिटल N है। अगर मुझे स्मॉल n चाहिए तो वो होता है N ओवर L यानी 2000 ओवर 2। मेरे पास आ जाएगा 1000 टन्स पर मीटर। तो आपको जो है वो सोलेनॉइड के लिए एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो म्यू नॉट एन आई से निकाली जाती है। जहां पे सबसे गौरतलब बात यह है कि जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। शायद आपकी नजर से ऐसे न्यूमेरिकल गुजरे हो कि वो कहते थे कि आपने एक फ्रेम लिया, उसके ऊपर एक सोलेनॉइड जो है वो वोन किया। अच्छा, याद रखिएगा जो फॉर्मूला है ना म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है जब आपके पास कोई जो है वो कोर मौजूद ना हो। यानी सोलेनॉइड अब ऐसा हो जाना चाहिए, वो मैंने सफाई से कॉइल बनाने के लिए एक फ्रेम बनाया था, वो मैंने हटा दिया। अगर कोई इसके अंदर फ्रेम आ जाएगा तो फिर म्यू नॉट नहीं आएगा, फिर वो म्यू आर वाली कहानी आपको याद होगी, आप वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ऐसे न्यूमेरिकल आपकी नजर से गुजरे कि उन्होंने कहा कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, ये रहा, इसमें 3000 टन है पर मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू दे दी? एन की वैल्यू दे दी। वो कहते हैं कि ऐसे 3 सोलेनॉइड हैं जो एक दूसरे के ऊपर वोन्ड हुए हैं। दूसरा सोलेनॉइड ये रहा जो इसी के ऊपर वोन्ड हुआ, फिर एक सोलेनॉइड और है जो इसके ऊपर वोन्ड हुआ। यानी अभी आपके पास 3 सोलेनॉइड है। तो जब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो अब आपकी मर्जी आप किस तरह सॉल्व करें। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आप इस n के साथ क्या लगा सकते हैं?
3। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स अब मेरे पास होंगे वो बेसिकली पर यूनिट लेंथ जो वो थ्राइस हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 3 सोलेनॉइड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आपके पास जो है वो थ्राइस हो जानी चाहिए। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। इनफैक्ट कांस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग भी होगी, वो कांस्टेंट भी होगी। आउटसाइड द सोलेनॉइड ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ना होने के बराबर होती है। डेरिवेशन हमें नहीं करनी, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया कि जब आप अपने सेकंड ईयर के नोट्स पढ़ेंगे तो डेरिवेशन आप बिल्कुल रिकॉल कर पाएंगे कि वो आप रेक्टेंगुलर लूप बनाते थे जिनमें से 2 साइड 90 के एंगल पे थी, एक फील्ड के बाहर थी। तो उन तीनों के लिए बी डॉट डेल्टा एल 0 बन जाता था, और सिर्फ आपके पास जो बी डॉट डेल्टा एल है वो ए से बी के लिए एग्जिस्ट करता था। ठीक। जो दूसरी एप्लीकेशन आपने यहां पर पढ़ी है, वो दूसरी एप्लीकेशन आपने पढ़ी है क्या? टोरॉइड। वो दूसरी एप्लीकेशन आपने पढ़ी है क्या? टोरॉइड। Toroid is basically a solenoid which is arranged in a circular pattern. Circular pattern से क्या मुराद है? आप क्या करते थे, आपने अगर एक सोलेनॉइड ऐसा था, आपने इसके दोनों एंड को जो है वो होल्ड किया, और दोनों एंड को होल्ड करके जो है वो कुछ सर्कुलर पैटर्न इस तरह का बना दिया। इसको अब हम तमीज से बना लेते हैं ताकि हम सारी बातें समझ पाए। मेरे पास ये एक फ्रेम है, ये क्योंकि एक ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रेम है। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आपके पास कोई रिंग है, तो उस वो जैसे आप डोनट समझ लें। डोनट में काफी अच्छी जो है वो एग्जांपल हो सकती है कि अगर आप डोनट देखें तो उसमें एक आउटर सर्किल होगा और एक इनर सर्किल होगा। मैंने क्या किया, मैंने एक पीस ऑफ वायर लिया, उस पीस ऑफ वायर को मैंने इस पे वोन करना जो है वो शुरू किया। तो इस वाइंडिंग से असल में हमने बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं ये वाइंडिंग बना भी रहा हूं। ये आपको वाइंडिंग जो है वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। अच्छा, अब अगर आप इस वाइंडिंग में करंट को एंटर करवाएं, लेट से आपने करंट जो है वो यहां से एंटर करवाया, तो इधर से करंट इन होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं अगली डायग्राम में जो है ना इस बात को अलग से दिखा देता हूं। ये इनर सर्किल हो गया, ये जो है वो मेरे पास आउटर सर्किल हो गया। अब जरा करंट की डायरेक्शन देखें, जितने इनर सर्किल हैं वहां पे करंट बनेगा इनटू द बोर्ड, वहां पे करंट आपके पास बनेगा क्या? इनटू द बोर्ड। और जितने आउटर सर्किल हैं वहां से आप ऑब्जर्व करेंगे वहां पर करंट बनेगा आपके पास आउट ऑफ द बोर्ड। तो हर इन के लिए आपके पास जो है वो एक आउट होना चाहिए, कुछ इस तरह की सूरत बनेगी। ठीक। आप इस टोरॉइड में टोटल 3 रीजन बनाते थे। एक था रीजन 1 ये वाला, एक होता था रीजन 2 ये वाला, और एक होता था रीजन 3 जो यहां मौजूद है। जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 में होती थी। रीजन 1 भी 0 था, रीजन 3 भी 0 था। तो रीजन 1 को हम कैसे डिफाइन करते थे? आउटसाइड कोर outer side of toroid impact। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 0। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 होती है, मैं पहले तीनों रिजल्ट लिख दूं, फिर हम तीनों का रीजन देख लेंगे कि वो रिजल्ट हमारे पास आया क्यों है। अगर आप बात करें रीजन 2 की, रीजन 2 को हम कहते थे इनसाइड कोर इनर साइड ऑफ टोरॉइड। और यहां पर जो बी होता है वो कैसे निकलता है? म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, ये जो एन है
इस n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टन्स, यहाँ वो पर यूनिट लेंथ वाला चक्कर नहीं है। n का मतलब है क्या? टोटल नंबर ऑफ टन्स। I का मतलब आपको मालूम है परमिएबिलिटी, आपको मालूम है। जो R है, ये R बेसिकली आपके पास जो है वो मीन रेडियस है, ठीक है। और मीन रेडियस का क्या मतलब है? आपको शायद याद है कि आपने डेरिवेशन करते वक्त ये जो रीजन था, ये रीजन जो है वो बिल्कुल सेंटर में अज्यूम किया था, कुछ इस तरह, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूं ताकि बात जो है वो आपको नजर आ सके। कुछ ऐसा होता था। तो आप ये मीन रेडियस देते थे, और वो मीन रेडियस कैसे लिया जाता था? आर बराबर होता था आर इनर प्लस आर आउटर डिवाइडेड बाय 2। आप जो वो इनर और आउटर को ऐड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, एवरेज निकाल लेते थे। आपको हर वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए। जो तीसरा रीजन था, वो तीसरा रीजन आपके पास होता था क्या? आउटसाइड कोर, आउटसाइड टोरॉइड, ठीक है। और यहां पर आपके पास बी जो है वो कितना बनता था? 0 बनता था। अब हमें सिर्फ रीजंस पता होने चाहिए कि किस रीजन में ये 0 क्यों है। तो मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट सोचने के लिए। आपने सोचना है कि बी में 0 क्यों है और 3 में 0 क्यों है। तो कितने बच्चे जो है वो इस नतीजे पे पहुंच गए? याद आया कुछ? कोई बताना चाहता है कि 1 में 0 क्यों और 3 में 0 क्यों है?
क्या आप तमाम बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? जी तनीषा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर थ्री रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो इसलिए होगी बिकॉज सर वो आउटसाइड पे है और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, और 1 में क्यों 0 है? सर वो 1 में वो करंट इनक्लोज ही नहीं कर रहा है, जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सही। हाँ, मेरे ख्याल में मलाइका भी कुछ कहना चाह रही थी। जी मलाइका। जी मलाइका, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी। सर मैं ये कही थी कि दोनों रीजन्स में करंट इनफ्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से आउटर वाले में क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अपना इफेक्ट कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव और है, नेगेटिव, और इनर में ठीक इनफ्लोज नहीं है। ठीक। तो बात यही है कि अगर आप रीजन 1 को देखेंगे तो रीजन 1 के अंदर कोई करंट इनक्लोज नहीं है, क्योंकि रीजन 1 ये है। अगर आप रीजन 1 के अंदर देखें तो कोई करंट नहीं है, और अगर आप रीजन 3 को देखेंगे तो आप एग्री करेंगे कि जितना करंट इन है उतना ही करंट आउट है, यानी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो नेट करंट होगा वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सिर्फ समझाना चाह रहा था कि रीजन 1 के अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, रीजन 3 के अंदर करंट है, लेकिन नेट करंट 0 है। क्यों? क्योंकि जितना करंट इन है उतना ही करंट आउट है। हमें जो है वो टोरॉइड के मुतालिक जो है वो ये वाली बातें याद होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता, ये जो इक्वेशन है B is equals to म्यू नॉट NI over 2 pi R, इससे बजाय ऐसा लगता है कि जो फील्ड है वो वेरिएबल होगी क्योंकि वो R डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही है, लेकिन किताब के अंदर टोरॉइड के एंड में मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इनसाइड द कोरॉइड इनसाइड द कोर जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मानते हैं। मैंने आज आपसे एक चीज पूछी थी जो अभी किसी एक बच्चे ने बता भी दी, बायोट सेवर्ट लॉ। दूसरा काम जो आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि किताब में देखिएगा कि उन्होंने टोरॉइड के एंड में क्या जुमला लिखा हुआ है, कि क्या टोरॉइड की फील्ड जो है वो कांस्टेंट है या टोरॉइड की फील्ड जो है वो वेरिएबल है। मेरा ख्याल है आपको नजर आ जाएगा कि वो कांस्टेंट है। आपको सोलेनॉइड मालूम होना चाहिए, आपको जो है वो टोरॉइड मालूम होना चाहिए, इनके इक्वेशंस मालूम होने चाहिए, और उन इक्वेशंस के डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। देखिए, अब आपने बायोट सेवर्ट लॉ की बात की, आपने एम्पेयर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड, टोरेनॉइड का जिक्र कर दिया। एक एक टॉपिक बहुत पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन अब इसका जिक्र कर देते हैं क्योंकि जितना टाइम बचा है उसमें आराम से हम कर लेंगे। अगर मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस जो है वो डेफिनेटली एक 2 डायमेंशनल सरफेस होगी, लेट्स से इस तरह। और इस सरफेस से अगर आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो, तो आप ये कहते थे वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली कहलाती थी क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। वो आपके पास बनाती थी क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास सरफेस है, लाइन ऑफ फोर्स यहां से आ रही है, कुछ इस तरीके से। वो लाइन ऑफ फोर्स जो सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होगी, वो लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली कहलाती थी क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। और आप उसके लिए जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डेल्टा ए। इस एरिया के साथ आपने डेल्टा क्यों लगाया? क्योंकि आप जो है वो एरिया स्मॉल लेते थे ताकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो है वो कांस्टेंट रह सके। इस इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने पहले भी बात कही थी कि इस चैप्टर में आप बहुत सारी इक्वेशन के साथ मिनिमम और मैक्सिमम जरूर पढ़ेंगे। यहां पर जो थीटा है, वो थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन बी एंड एरिया है। अच्छा, एरिया जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, लिहाजा अगर मैं यहाँ पर एरिया बनाना चाहूंगा तो एरिया जो है वो कुछ इस तरह बनेगा। और आपको नजर आ रहा है कि इसके मुताबिक जो थीटा है वो आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम होगा। तो याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम होगा बी डेल्टा ए के बराबर। कब? जब फील्ड इस परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी
और फील्ड आपके पास पैरेलल टू एरिया होगी। दोनों बातें सही हैं। और शायद आपको वो सरफेस से सरफेस एंगल अल्फा वाली बात याद आ जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा को कितना होना चाहिए 90 डिग्री और थीटा को कितना होना चाहिए 0 डिग्री। ये मैक्सिमम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो आप मिनिमम निकालें तो वो 0 होगी। और ये कब होगा? जब आपके पास फील्ड पैरेलल टू सरफेस हो जाएगी। पैरेलल टू सरफेस का मतलब होता है अल्फा 0 बन जाएगा। और या फिर आपके पास जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू एरिया हो जाए। इसका मतलब थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। हमें ये मिनिमम मैक्सिमम वाली बात जो है वो याद होनी चाहिए। अगर आप फ्लक्स का यूनिट निकालेंगे तो वो यूनिट आपके पास बनना चाहिए क्या? टेस्ला, क्योंकि बी का यूनिट जो है वो टेस्ला हुआ करता था। एरिया का मीटर स्क्वायर है। और इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम जो है वो नाम दे दिया करते थे किसका? वेबर का। यही वजह है कि आपने बी का यूनिट जो है वो टेस्ला पढ़ा है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर पढ़ा है। हमें जो है वो ये वाले यूनिट जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, हमें ये वाले यूनिट जो है वो याद हो, हमारे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो काम जरूर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाली बातें आपको जो है वो याद आ रही हैं, इस चैप्टर का जो अगला पार्ट हमें पढ़ना है उस अगले पार्ट, अच्छा अगले पार्ट से पहले एक चीज ऊपर से डिस्कस होने से रह गई, बता दूं। वैसे आप में से मेजॉरिटी को याद है, वो बेसिकली बायोट सेवर्ट लॉ से मुताल्लिक थी। मैं नीचे लिख देता हूं। अगर मेरे पास दो वायर्स हों और इन दोनों वायर्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होने का मतलब है कि यहां पर भी करंट अपवर्ड है और यहां पर भी करंट अपवर्ड है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल? जी, अगर दो करंट कैरिंग वायर हो, एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल साथ रखे हुए हो, जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, विल दे अट्रैक्ट ईच अदर और विल दे रिपेल ईच अदर? जी हसन। सर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। और क्यों अट्रैक्ट करेंगे? सर इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा इन दोनों का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा नहीं कहते हैं कि सर ये दोनों वायर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन का नतीजा ये होगा कि वायर आपको जो है वो ऐसे होते हुए नजर आएंगे। ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखें, अगर आप इन दोनों वायर्स को टॉप पर से देखें तो ये वायर हो गए। इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स बनेगी, हाँ मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों में वो राइट हैंड ग्रिप रूल जो है वो मौजूद है, जिससे आप डायरेक्शन निकाला करते थे कि आप कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करेंगे, इस तरह के थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। सो कर्ल ऑफ द फिंगर इज फील्ड। और अगर आप सब के पास अगर कोई पेंसिल पेन मौजूद है, उसे अपने राइट हैंड में होल्ड करें। कर्ल ऑफ द फिंगर थंब अगर आप अपवर्ड बनाएंगे तो कर्ल ऑफ द फिंगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगी। और यही काम अगर आप इस दूसरे कंडक्टर के लिए करेंगे, मैं अपना जो है वो सिर्फ थोड़ा सा अगर टाइम बचाऊं, यही काम अगर आप इस दूसरे के लिए भी करेंगे तो डायरेक्शन वंस अगेन आपके पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बननी है, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर आप इस दूसरी डायग्राम में एरो को देखें, जिसको मैंने अब रेड कलर से ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर आकर वो एरो जो है वो ऐसा बनेगा। आपको नजर आ रहा है कि दोनों एरो ब्लू और रेड की डायरेक्शन अपोजिट है। दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग इंपैक्ट ऑफ एडिशन। वो आपको एक दूसरे को जो है वो ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। यही डायग्राम में अगर आपके पास केस जो है वो ऐसा बन जाता है कि दो वायर होते, एक ये रहा और एक आपके पास ये रहा, और दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के अपोजिट होती, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के अपोजिट होती, तो अब देखिए क्या होता। जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते और डायरेक्शन निकालते पहले में, तो वो बिल्कुल ऐसी आती। अगर आप दूसरे के लिए डायरेक्शन बनाना चाहते तो दूसरे के लिए ये डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसी बनती, ऑपोजिट। क्यों अपोजिट बनती? क्योंकि दोनों वायर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट है। अगर अपवर्ड करंट में एंटी क्लॉकवाइज थी
तो डाउनवर्ड करंट में वो क्लॉकवाइज बननी चाहिए। जब ये रेड वाली डायरेक्शन यहाँ पहुंचेगी तो वो आपको ऐसी नजर आएगी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बन गई, लिहाजा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें जो है वो ये वाली बातें जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आपने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शायद आपने बहुत सारी जगहों पर ये जुमला पढ़ा हो कि जब आप बात करते हैं इंडक्शन की, अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल से हमने लास्ट टेस्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया, क्या ऐसा ही है? अगर आप में से कोई एक बच्चा ये बात बता दें कि क्या हमने लास्ट टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था। जी मलाइका। सर ना तो लास्ट टेस्ट डिस्कस हुआ और ना ग्रैंड टेस्ट डिस्कस हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, बजाय इसके कि मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं, हम जल्दी से जो है वो लास्ट टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। असल में ग्रैंड टेस्ट ना डिस्कस करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि एप्टीट्यूड कायद ने वो टेस्ट देना बाकी था, वो कल दे रहे हैं। तो मैं एक ही क्लास अरेंज करूंगा जिसमें हम जो है वो टेस्ट जो है वो रिव्यू कर देंगे। तो जहां आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा इंतजार आप और कीजिए। मैं पेपर सिर्फ अपने पास लेके आ जाऊं, उसके बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। चले, हाँ, पेपर जो है वो लास्ट टेस्ट हमने डिस्कस नहीं किया, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और अगली क्लास जो कल होगी, कल के लिए मैं दोबारा बता दूंगा, किसी ने क्लास लेट ज्वाइन की तो कल पाकिस्तानी वक्त 11 से 12 आपकी जो है वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। टॉपिक मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रेडे लॉ पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर। यानी एटलीस्ट ये टारगेट है जो हमें कल जो है वो अचीव कर लेना है। Two 3.3 kilo ohm resistors are in series, and this series combination is in parallel with a 4.7 kilo ohm. The voltage across one of the 3.3 kilo ohm resistor is 12. The voltage across the 4.7 kilo ohm resistor is, देखिए अब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे किया जाएगा, जल्दी से देख लें। आपसे कह रहे हैं 3.3 किलो ओम रेजिस्टर आर इन सीरीज, तो ये आपके पास 3.3 आ गया, ये आपके पास 3.3 आ गया, and this series combination is in parallel with a 4.7 kilo ohm resistor, तो ये आपके पास पैरेलल में है 4.7 kilo ohm. The voltage across one of the 3.3 is 12 volt, यहाँ पर 12 है। तो आपसे पूछे थे 4.7 पे कितना होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने जब ये बनाया है तो इस सोच के तहत बनाया कि आपको कम से कम वर्किंग करनी पड़े। 3.3 आर इन सीरीज और दोनों का रेशियो 1:1 का, यानी वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होना चाहिए 12, तो टोटल कितना बनेगा 24, क्योंकि 4.7 पैरेलल में है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 24 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर कितना होना चाहिए 24 वोल्ट। The parallel combination of two 400 ohm resistor is in series with the parallel combination of 400 ohm resistor. The total resistance is the parallel combination of two 400 ohm. देखिए आप, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले वैसे सॉल्व करता हूं जैसा आपने शायद सॉल्व किया हो। ये 400, ये 400 is in series with the parallel combination of 400 ohm, 1 2 3 और 4, और ये सब कितने 100 ओम के। ठीक, आपको जो है वो इक्विवेलेंट चाहिए था। अब एक तरीका ये था कि 1/400 प्लस 1/400 इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आप वर्किंग ऐसे करते थे, आप लिखते 1/r is equals to 1/400 plus 1/400, it will become 2/400, r की वैल्यू 200 आ जाएगी। और यहां पर आप क्या करते हैं 1/r डैश 1/100 plus 1/100 plus 1/100 plus 1/100, it will become 4/100। यहां से r डैश कितना आ जाता है 24 ओम। अब ये सीरीज में तो इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करके क्या निकालेंगे 225।
अच्छा, हाँ, जवाब ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप में से किसी बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया हो कि सर 400 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जब ये पैरेलल में लगे हुए हैं इक्वल, तो इनका इक्विवेलेंट इनका आधा हो जाएगा, यानी 200। 100 और 100 चार पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जो इक्विवेलेंट होगा वो क्वार्टर हो जाएगा। आप शायद आप लिंक बना रहे हो, जब 2 लगे होते हैं तो 2 से डिवाइड होता है, जब 4 इक्वल हैं तो 4 से डिवाइड होगा। तो 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 25 आ जाएगा। 225 आप ऐसे ही जवाब निकाल सकते थे, आपको कैलकुलेशन की नीड नहीं थी। थोड़ी सी इस तरह की ट्रिक्स जो है वो आपको आनी चाहिए। If the current passing through a heater is half, then the heat produced by it will become 1/4। वो I square R वाली कहानी आपको जो है वो याद होनी चाहिए। An electric bulb is marked 100 watts 240 volt. If it is used across 240 volt power line for 1 hour daily, calculate the number of days to consume 1 unit of electrical energy. देखिए पहली बात, पहले तो ये निकालने कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम के। पावर 100 है, टाइम गिवन है मुझे 1 आवर। 1 आवर का मतलब होगा 3600 सेकेंड्स। इसका मतलब है 3.6 एक्सपोनेंट 5 जूल्स। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप कहेंगे जो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो बराबर होगी नंबर ऑफ डेज इनटू ई के, क्योंकि आप डेली जो है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 3.6 एक्सपोनेंट 6, एनर्जी कंज्यूम इज 3.6 एक्सपोनेंट 5। मैंने नंबर्स ऐसे रखे थे कि आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाए, तो n का आंसर जो है वो सीधा सीधा 10 आ जाएगा, यानी 10 नंबर ऑफ डेज जो है वो इसका सही आंसर है। वैसे कितने लोगों ने ये वाला एमसीक्यू सही किया? अगर म्यूट था काफी देर से, इसलिए आप सुन नहीं पाए। मेरे ख्याल से 6 से 7 बच्चों ने अपने हैंड रेज किए थे सही जवाब में। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये वर्किंग अब समझ में आ रही है कि हाँ सर ऐसे नंबर ऑफ डेज निकल सकते थे? सही, क्योंकि टेस्ट का असल मकसद जो है ना वो यही है कि जो आपने गलत किया ना वो आपको समझ में आ जाए, वो आइंदा के लिए आपके लिए एक जो है वो एक अच्छी चीज हो जो आपने सीखी हो कि हाँ भाई न्यूमेरिकल ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, what potential difference is needed to charge a battery of 10 volt assuming the steady current of 2 ampere and internal resistance of the battery is 1 ohm। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जो है वो डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, करंट 2 है, तो लॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बैटरी का ईएमएफ कितना है? 10। तो जो पावर सप्लाई है वो कितनी होनी चाहिए? 12 की। और अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला होगा E is equals to V minus IR। E 10 है, V आपको जो है वो E जो है वो आपको 10 गिवन है, ठीक है। V आपको मालूम करना है, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, 12 वोल्ट जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद what will be the equivalent resistance of a network of m resistors of resistance R each when connected in parallel। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी, हाँ शायद आपको याद आ गया कि अगर इक्वल 2 है तो 2 से डिवाइड कर देता है, ठीक है। अगर 4 लगी हुई है तो वो जो है वो 1/4 वाला एक एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब m लगाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? m से। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे तो 1/r डैश, एक आर होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। कितने रजिस्टर्स हैं? m। तो ये बनेगा m/r, और जब आप r डैश निकालेंगे तो वो r/m बन जाएगा।
0.75 ampere current flows through a current and iron wire when a battery of 1.5 volt is connected across its end. The length of the wire is 5 meter and cross sectional area is 2.5 x to minus 7. What is the resistivity of iron? आपको जो है वो पूरा सॉल्व करना था. R equal rho L over A. तो रो का मतलब बनेगा R into A over L. रेजिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको V और I गिवन है. तो आप ये कह सकते थे कि R का मतलब होगा V over I 1.5 over 0.75. और अगर आप जो है वो 1.5 को डिवाइड कर देते किससे 0.75 से, तो आपके पास आंसर आ जाता कितना 2. नंबर्स बड़े आसान से आपको समझ में आता है कि 0.75 का डबल 1.5 होता है. वैल्यूज पुट करें. R की जगह 2 आएगा, एरिया की जगह 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 आएगा, और इसके अलावा आपके पास लेंथ कितनी थी 5 थी. ठीक है, आपके पास लेंथ जो है वो 5 थी. अब अगर आप यहाँ पर इनफैक्ट जो एरिया था वो 2.5 था, तो 2 into 2.5 5 बन जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 आ जाएगा. लास्ट एमसीक्यू, टोटल करंट इन द सर्किट इज, कैसे निकालेंगे? 2 2 और 2 सीरीज में लगे हुए. तो अगर मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लूं, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आने वाला है 6 ओम. तो 6 और 2 कैसे बन जाएंगे? पैरेलल में. तो अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लें. 1 over R इक्वल 1 over 2 प्लस 1 over 6. एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1, ये बनेगा 4 over 6, यानी R का मतलब हो जाएगा 6 over 4. मुझे क्या चाहिए? टोटल करंट इन दिस सर्किट. तो इस 6 over 4 का मतलब होगा 3 over 2 यानी 1.5. अब आप कहेंगे I का मतलब होता है V over R. V कितना है? 3. R कितना आपके पास? 1.5. डिवाइड करने क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? जो है वो 2 आंसर जो है वो आ जाएगा. ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका था कि आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. मेरे घर में एक आइडिया और भी था. देखिए 2 और 6 3 से पैरेलल में कनेक्टेड है. आप ये भी तो कर सकते थे कि पहले 2 का करंट निकाल लेते. कैसे? आप कहते 2 का करंट होता है V over R, तो 1.5 एम्पियर आ जाता. फिर आप कहते 6 ओम का करंट क्या होगा? V over R. ये तो बड़ी आसान सी डिवीजन है, 0.5. तो टोटल करंट कितना होगा? 1.5 प्लस 0.5 2 एम्पियर. अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा. ठीक, मैं कहा अब्दुल मुइस कुछ पूछना चाह रहे हैं. जी अब्दुल मुइस. सर क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा रिपीट कर दो. चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा रिपीट कर देता हूँ. जी हुज़ैफा. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक बार कर देंगे. अच्छा, मेरी अभी अभी जो है वो नजर पड़ी घड़ी के ऊपर, तो शायद 8 मिनट मैंने ऊपर ले लिया. आपकी डेफिनेटली कोई क्लास होगी. तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 की फरमाइश इंशाल्लाह कल जब क्लास शुरू होगी, तो जिन बच्चों ने सवाल किया ना, कोशिश करिएगा कि क्लास का टाइम मैंने 11 से 12 रखा है, तो आप 11 से 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लेगा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक, सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास नाउ.